फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का चैप्टर कवर कर रहे हैं। उस चैप्टर में हम एक्सोजेनेटिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस या एजेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग से जुड़ा हुआ था। वेदरिंग के बाद मास मूवमेंट की बारी आई। हमने अब तक बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखी। हमने जाना कैसे वेदरिंग रिस्पॉन्सिबल है सॉइल की फॉर्मेशन के लिए। वेदरिंग है तो ही सॉइल फॉर्मेशन है। क्या वेदरिंग सिर्फ सॉइल के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, वेदरिंग एक और ख़ास चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होती है। मान लीजिए कि आपको मिनरल्स की ज़रूरत है, किसी भी इकॉनमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिनरल्स कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए? ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। आपको चाहिए ओर्स, तो ऐसे में एक रॉक में तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे ग्रेनाइट में माइका है, फेल्ड्सपर है, क्वार्ट्ज है, तो बहुत सारे मिनरल्स हैं। सारे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होंगे उसमें। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अगर इस तरह से मिनरल्स हर जगह रॉक्स में अवेलेबल रहें तो क्या आपके लिए वो एक रिज़र्व का काम करेगा? क्या वो एक साइट बनेगी जहाँ से आप कंटिन्यूअस मैनर में पर्याप्त मात्रा में वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करें जो आपको चाहिए? नहीं। लेकिन वेदरिंग अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इन रॉक्स के अंदर मिनरल्स को जब वो चेंज करती है, बदल देती है, तो अल्टीमेटली कोई मिनरल्स हैं जो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और कोई मिनरल्स हैं जो कंसंट्रेट हो जाते हैं, रह जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वेदरिंग के ही इवेंट में, मान लीजिए वेदरिंग ही हो रही है और उस वेदरिंग इवेंट में ग्रेनाइट में ही शुरुआत में जो कमज़ोर है, जैसे कि फेल्ड्सपर अगर चला जाए और क्वार्ट्स कंसंट्रेट कर जाए, क्वार्ट्स रह जाए, तो फिर वो जो पर्टिकुलर रॉक है वो बतौर मिनरल आपको क्वार्ट्स ऑफर कर सकती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो मिनरल्स को कंसंट्रेट कराने में वेदरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ऐसी कंसंट्रेटेड साइट्स पे जहाँ मिनरल्स कंसंट्रेट हुए हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स रिच एरियाज़ होते हैं, वो हमारे रिजर्व्स होते हैं। वेदरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरह की हमारी वेदरिंग की यात्रा रही। इस तरह से हमने मास मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, और अब हम आगे आ गए हैं डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के अंदर। हम लास्ट डेन्यूडेशनल प्रोसेस समझेंगे, इरोजन एंड डेपोजिशन। इस चैप्टर में, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के चैप्टर में, इरोजन और डेपोजिशन सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इरोजन क्या है, डेपोजिशन क्या है। अलग अलग इरोजनल एजेंट्स के द्वारा क्रिएट किए गए अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में डिटेल डिस्कशंस नेक्स्ट चैप्टर से होनी शुरू होंगी। वो चैप्टर्स एसोसिएटेड है डिफरेंट लैंडफॉर्म से। रनिंग वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, वेव्स के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा कैसे लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं, यानी कि इन सारे इरोजनल एजेंट्स के द्वारा कैसे लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं, ये आपको बताया जाएगा आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। तो उसकी डिस्कशन आज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के चैप्टर में वो नहीं बताया गया है। हम यहाँ पर सिंपली इरोजन को समझेंगे, इरोजन को वेदरिंग से अलग करके देखेंगे, और इरोजन की मेनली क्या टाइप्स बनती हैं इसको समझेंगे। और फिर इसी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में जो अगला टॉपिक है सॉइल, हम उसमें मूव कर जाएंगे, हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस। अब इन डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के अंदर मेनली जिन प्रोसेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रॉक्स को वियर डाउन करना, रिलीफ को लो करना, डिग्रेडेशन करना, उनमें वेदरिंग आता है, मास मूवमेंट आता है, इरोजन आता है। इन तीनों में से अगर आप पूछें कि सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है रिलीफ को, रॉक्स को, तो वो है इरोजन। ये तीनों ही प्रोसेसेस रॉक्स को डिग्रेड करते हैं, रिलीफ को डाउन करते हैं, एलिवेशन को घटाते हैं, ये वियर डाउन करते हैं, वियर अवे करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे अधिक प्रभाव अगर पूछा जाए तो वो इरोजन का आएगा। हम इसी इरोजन के बारे में आज पढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इरोजन
तो इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है जो रॉक डेब्रिस है उसे एक्वायर करना और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करना। तो अब यहाँ पर ये सबसे पहले वेदरिंग से अलग हो जाता है। वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं होता। वेदरिंग में रॉक्स इन सीतु ही डिसइंटीग्रेट होती हैं, डिग्रेड होती हैं, डिकम्पोज होती हैं। मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं होता। एक बहुत ही लिटिल मूवमेंट इन्वॉल्व हो सकती है कि रॉक डिसइंटीग्रेट हुई और अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेविटी वो एक पॉइंट से दूसरी जगह मूव कर गई। बट ध्यान रहे इसमें रोल इरोजनल एजेंट्स नहीं निभा रहे हैं, यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर ग्रेविटी हुआ है। ऐसे में वेदरिंग में ये एक हल्की सी मूवमेंट देखी जा सकती है। अदरवाइज वेदरिंग एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है। इन सीतु मौके पे ही जहाँ पर वो रॉक है वो वहीं पर डिसइंटीग्रेट होती है और मूवमेंट इंगेज नहीं हुआ, इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन इरोजन इससे अलग है। इरोजन रॉक्स को एक्वायर करना, रॉक्स को ट्रांसपोर्ट करना और रॉक्स को डिपॉजिट करना। तो एक्विजिशन ऑफ द रॉक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉक एंड डिपोजिशन ऑफ द रॉक इज़ द पार्ट ऑफ द इरोजन। यहाँ से ये वेदरिंग से अलग हो जाता है। अमूमन ऐसा हो जाता है, मतलब यूजुअली ऐसा हो जाता है कि जो ऑलरेडी वेदर्ड मटेरियल है, यानी कि ऑलरेडी जो वेदरिंग हो चुकी है, उसकी वजह से जो रॉक वेस्ट क्रिएट हुआ है या जो रेगोलिथ क्रिएट हुआ है, इरोजनल एजेंट्स उसे एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट करके कहीं डिपॉजिट कर दें। ये हो जाता है कि वेदरिंग हुई रॉक की, रॉक्स फिज़िकल वेदरिंग हो गई या केमिकल वेदरिंग हो गई या बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गई, तीनों ही तरह की वेदरिंग हुई हैं और उसकी वजह से रॉक डिसइंटीग्रेट हुई है या डिकम्पोज हुई है और इरोजनल एजेंट्स ने उसे एक्वायर किया है, ट्रांसपोर्ट किया और डिपॉजिट किया। ऐसा हो जाता है, लेकिन कहीं पर भी ये प्री कंडीशन नहीं है कि इरोजन एक्टिवेट हो, इरोजन एक्शन करे, वर्क करे, उसके लिए वेदरिंग होना ज़रूरी है। वेदरिंग इज़ नॉट द प्री कंडीशन फॉर द इरोजन। इरोजन अपने आप में कैपेबल है कि वो रॉक को एक्वायर कर ले, जैसे कि यहाँ पर केमिकल इरोजन, फिज़िकल इरोजन, वो अपने आप में कैपेबल है कि वो पानी आए, मटेरियल को तोड़े। तो आप बस सिंपली समझ लीजिए कि आपके सामने मिट्टी का एक ढेर है, आप इधर से पानी वाला पाइप लगाइए, उसका प्रेशर बनाइए और उस प्रेशर वाले पानी वाले पाइप को उस मिट्टी के ढेर पर मारिए। तो यहाँ पर ये जो रनिंग वाटर है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण, तो जो मेन एस्पेक्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो मोशन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द इरोजन और ब्रेकडाउन इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ द वेदरिंग। वेदरिंग का मेन एस्पेक्ट है ब्रेकडाउन होना, सिंपल कंसेप्ट, डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन। लेकिन इरोजन का मेन एस्पेक्ट है मोशन, मूवमेंट। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, मूविंग वेव्स, मूविंग विंड, मूविंग वाटर, मूविंग ग्लेशियर्स एंड इवन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी डिज़ोल्व करेगा, जिस चीज़ के संपर्क में आएगा उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाके जमा करा देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है। तो आपने जब इस तरह से पानी का प्रेशर बना करके मिट्टी के ढेर को मारा, पानी की धार बना करके उस मिट्टी पे मारी, वो पानी अपनी वेलोसिटी के कारण, अपनी एनर्जी के कारण ही कैपेबल इनफ है उस मिट्टी को एक्वायर करने के लिए। उस मिट्टी को एक्वायर कर लेगा और एक्वायर करके ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और आगे डिपॉजिट कर देगा। तो ऐसी कोई प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं है कि वेदरिंग हुई ही हो, लेकिन ये बात है वेदरिंग हुई हो तो उसको इरोजनल एजेंट्स एक्वायर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं। अदरवाइज़ इरोजनल एजेंट स्वयं भी उसको एक्वायर करके, तोड़ करके, ब्रेक डाउन करके उसका तोड़ लेंगे, उसको तोड़ने में काबिल है वो, तोड़ करके ले जाएंगे अपने साथ। आई बात समझ में? तो ये कहानी है, इसको अच्छे से समझे ज़रा। सो इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। अब दूसरी चीज़, जियोमॉर्फिक एजेंट तो रोल प्ले करेंगे ही इस काम के लिए, जिनके नाम अभी मैंने लिए, जिनको हमने यहाँ पर एजेंट्स ऑफ इरोजन कहा है, दैट इज़ इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन से हैं? विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, ग्राउंड वाटर, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन ये काम करते हुए इन्होंने जो रॉक डेब्रिस एक्वायर किया है,
ये उस एक्वायर्ड डेब्रिस को लेकर के जा रहे हैं, तो वो डेब्रिस भी तो फर्दर जिस भी किसी रॉक के कांटेक्ट में आएगा उसको और तोड़ने का काम करेगा। तो अब्रेशन होता है, एट्रीशन होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। चीज़ें जैसे एक पत्थर बहती नदी के साथ जा रहा है, तो वो सरफेस में जिन जिन पत्थरों के जिन जिन सरफेसेस के संपर्क में आएगा वो उनके साथ टकरा के उन्हें और तोड़ेगा, उन्हें और नुकसान पहुंचाएगा। एक्चुअली में पहाड़ों में बहते पानी में जाने से अक्सर इसलिए रोका जाता है कि उस पानी के साथ बह कर के जो डेब्रिस आ रहा है वो आपको चोटिल कर सकता है। वो जो कॉबल्स पेबल्स हैं वो आपको चोट लगा सकते हैं। जब वो आपको चोट लगा सकते हैं तो वो रास्ते में आ रही चट्टानों को भी आ कर के जब बजेंगे तो उसको भी तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि अब्रेजन बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय द जियोमॉर्फिक इरोजनल एजेंट्स, इरोजनल वर्ड बोल दिया, अब बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो अब्रेशन बाय द रॉक डेब्रिस कैरिड बाय जियोमॉर्फिक एजेंट्स ऑल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन। तो एक तो खुद जियोमॉर्फिक एजेंट इरोजन कर रहे हैं, सेकंड उन इरोजन्स के द्वारा जो मटेरियल एक्वायर किया गया है वो डेब्रिस भी आगे अब्रेसिव एक्टिविटीज़ कर रहा है और उस अब्रेशन से फर्दर और इरोजन हो रहा है चट्टानों का। तो ये बताया गया है कि अब्रेशन बाय द रॉक डेब्रिस कैरिड बाय द रॉक डेब्रिस कैरिड बाय द जियोमॉर्फिक एजेंट्स ऑल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन। By erosion, relief degrades, that is, the landscape is worn down. इरोजन से रिलीफ डिग्रेड होता है। हम पढ़ी इस चैप्टर को इस मैनर में रहे हैं कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं या एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो बीनीथ द सरफेस धरती के अंदर से आती हैं, उनका काम है लैंड बनाना, लैंड क्रिएशन, लैंड फॉर्मेशन। लेकिन जो वेदर से आ रही हैं, एटमॉस्फेयर से आ रही हैं, एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो सरफेस के बाहर से आ रही हैं, एक्सो, उनका काम है उस बने हुए फॉर्म को धीरे धीरे वियर डाउन करना, उसे लेवल कर देना, उसे तोड़ देना, उसका एलिवेशन, उसका ग्रेडियंट घटा देना। तो वही ये कर रहे हैं। तो बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड्स, दैट इज द लैंडस्केप इज वॉर्न डाउन। दैट मीन्स दो weathering aids erosion, it is not a precondition for erosion to take place, क्योंकि इरोजन अपने आप में रिलीफ को डिग्रेड करता है, वो कामयाब है लैंडस्केप को वियर डाउन करने के लिए। तो ऐसे में ये प्रमाणित होता है कि वेदरिंग मदद तो कर सकती है, इरोजन की समर्थन करती है, पर वेदरिंग कोई प्री कंडीशन नहीं है कि वेदरिंग हो तो इरोजन हो। इरोजन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, खुद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो लाइन मैंने यहाँ नहीं लिखी कि वियर डाउन करने वाले 3 मेन प्रोसेस हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। इरोजन उनमें से ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा व्यापक परिवर्तन लाने वाला एक प्रोसेस है, यानी कि लैंड सरफेस में ज़्यादा बड़े स्केल के चेंजेस इरोजन के द्वारा लाए जाते हैं। डेनुडेशनल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मेन भूमिका काइनेटिक एनर्जी की है। अगर आप ग्रेडियंट जेंटल रखते हैं, इफ़ द ग्रेडियंट इज़ जेंटल, तो अल्टीमेटली जो एक जगह से दूसरी जगह का मोशन है वो धीमा पड़ जाएगा, स्लो हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, मोशन कम हो जाएगा। इसके लिए एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी है, तो वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो इरोजनल एजेंट की कैपेबिलिटी है मटेरियल एक्वायर करके, ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करने की, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसे में मजबूरी हो जाएगी उसकी कि अब वो मटेरियल का लोड उतारना शुरू करे, तो वो लोड कैरी करने की बजाय अनलोडिंग शुरू करेगा और इसी कारण से डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ग्रेडियंट स्टीप हो जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, वैसे वैसे वो हेडवर्ड इरोजन भी करेगा, वर्टिकल इरोजन भी करेगा, चट्टानों को गहरा और आगे की ओर काटेगा। लेकिन जैसे जैसे ग्रेडियंट कम होता चला जाएगा वैसे वैसे उसका चट्टानों को गहरा और आगे की ओर काटने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। अब वो अपने बहते हुए पानी के साथ चट्टानों को साइडवेज में बस ऐसे काट सकता है कि वो लेटरल इरोजन कर सकता है। वर्टिकल और हेडवर्ड इरोजन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। जैसा हिमालय से बहती हुई नदियाँ, हिमालय पर्वतों पर वो नदियाँ वर्टिकल एंड हेडवर्ड इरोजन करती हैं, खाई को गहरा करती जाती हैं, इसलिए आई शेप, वी शेप वैलीज़ एग्जिस्टेंस में आती हैं।
लेकिन जैसे ही वो नदियाँ मैदानों में आती हैं वो अपना लोड उतारती हैं, और इसी की वजह से आपको फुटहिल जोन्स में एलुवियल फैंस देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पिडमॉन्ट एरियाज़ कहते हैं, क्योंकि वो जो अपना लोड उतारती हैं वो फ़ैन की फॉर्म में उतरता है, जैसे लोड उतरता है। यही नदियाँ गंगा के मैदानों में बहुत स्लगिशली मूव करती हैं, क्योंकि ग्रेडियंट रिड्यूस होते जाता है। एक पॉइंट के बाद जब ये बंगाल के इलाके में पहुंचती हैं और इन्हें सागर से मिलना है, वहाँ पर ग्रेडियंट बहुत ख़त्म हो जा एकदम ख़त्म जैसा ही हो चुका है। इसलिए नदी अब लोड सारा उतारेगी, डेपोजिशन हैविली करेगी, और अब उसे अपने आप को छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बांटना होगा, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। फिर ही वो मुश्किल से आगे बढ़ पाएगी, वरना नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम क्रिएट होता है। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ों पर यही नदियाँ वर्टिकल इन सीजन करती हैं, हेडवर्ड इरोजन करती हैं, इसलिए सराउंडिंग रीजन से आ रही स्ट्रीम्स को पकड़ लेती हैं, इसलिए वो इनकी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रीम्स बनती हैं, इसलिए हम उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इस तरह से इरोजन का सिस्टम काम करता है। ग्रेडियंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्लोप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंततः बात काइनेटिक एनर्जी की हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इरोजनल डेनुडेशनल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स आर विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, ग्राउंड वाटर। ये सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं इरोजनल। फर्स्ट थ्री यानी कि विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स, ये तीनों, हवा, पानी और बर्फ़, ये जो तीनों हैं, फर्स्ट थ्री एजेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर वाटर का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, अब वो बारिश के रूप में है या फिर वो स्नोफॉल के रूप में है। आप अच्छी तरह से जानते हैं विंड एक्शंस कहाँ पर ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे, जहाँ पर ड्राई कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आइस के एक्शंस कहाँ मजबूत होंगे, जहाँ पर कोल्ड कंडीशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो ड्राई, ह्यूमिड, हॉट, कोल्ड, इस तरह के क्लाइमेटिक फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं इन तीन एजेंट्स को, जैसे कि विंड, जैसे कि लिक्विड वाटर और जैसे कि ग्लेशियर्स सॉलिड। अल्टीमेटली क्यों क्लाइमेटिक फैक्टर इन तीनों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैटर की तीन स्टेट्स को। विंड की बात करें तो वो मैटर की कौन सी स्टेट है? दैट इज़ गैशियस। अब यही विंड आगे पानी बन जाएगी, इसी में जो एयर पैकेट में मॉइस्चर है ये पानी बन जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट। तो वाटर इज़ अ लिक्विड स्टेट। फिर आगे यही धीरे धीरे आइस हो जाएगी, तो आइस इज अ सॉलिड स्टेट। तो गैशियस, लिक्विड, वाटर। गैशियस मने विंड, लिक्विड मने रनिंग वाटर एंड सॉलिड मने ग्लेशियर्स। तो ये तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं, इन पर क्लाइमेटिक कंट्रोल असर दिखाता है। लेकिन इसके अलग जो दो हैं हमारे बाद वाले एजेंट्स, दैट इज़ वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, ये क्लाइमेट कंट्रोल के प्रभाव में ना होकर के दूसरी चीज़ों के प्रभाव में हैं। जैसे वेव्स की बात करते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि जो लिथोस्फेयर है वहाँ पर, दैट इज़ द रॉक स्फेयर, उसकी लोकेशन क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सी वेव्स। उसकी लोकेशन कैसी है सी वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में? अगर उदाहरण के तौर पर आप कोस्टल रीजन की लिथोस के बारे में बात कर रहे हैं, रॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी कंडीशन सिचुएशन कैसी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव्स? वेव्स आकर के उन्हें इस तरह से इम्पैक्ट कर रही हैं, बिल्कुल सामने से। दिस द थिंग, वेव सामने से इम्पैक्ट कर सकती हैं, वेव साइड वेव्स भी इम्पैक्ट कर सकती हैं, इस मैनर में भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। सो इसकी पोजीशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेव्स, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्लाइमेटिक फैक्टर नहीं, क्योंकि वेव्स तो हैं और रहेंगी, और रॉक का वहाँ होना ज़रूरी है, और ये निर्भर करेगा किस तरह से है वो वेव के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोस्टल लोकेशन। So if the coastal location, if you are talking about the location which is coastal, ultimately the agent which is active, that is wave. Wave will play its role. इसके अलावा जब आप ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो डिपेंड करेगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ के रॉक स्फेयर की, यानी कि वहाँ पर लिथिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, चट्टान की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। अगर
चट्टान ऐसे मटेरियल से बनी है जो मटेरियल परमिएबल है। सेकंड, वो मटेरियल सॉल्यूबल कैरेक्टर का है। तो मटेरियल परमिएबल है और सॉल्यूबल कैरेक्टर का है और वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर ग्राउंड वाटर अपना काम करेगा। जैसे हो सकता है वहाँ पर लाइमस्टोन हो, तो लाइमस्टोन परमिएबल है एंड सॉल्यूबल है, और पानी अवेलेबल है अगर, तो लाइमस्टोन डिज़ोल्व हो जाएगा, वो सॉल्यूबल मटेरियल है, और डिज़ोल्व हो जाने की वजह से वहाँ पर कास्ट टोपोग्राफी बन जाएगी। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर के द्वारा क्या बदलाव लाए जाएंगे सरफेस पे, ये निर्भर करता है कि जो रॉक है जिसके संपर्क में वो ग्राउंड वाटर है, उस रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो परमिएबल है कि नहीं है, वो सॉल्यूबल है कि नहीं है, ये कंडीशंस हैं। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं पहले तीनों एजेंटों से। पहले तीन एजेंट अलग हैं, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, रनिंग वाटर स्पेसिफिकली, और लास्ट के दो एजेंट्स दैट इज़ द वेव्स, सी वेव्स एंड द ग्राउंड वाटर। तो वही यहाँ पे समझाया है कि इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स आर द विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स, ग्राउंड वाटर. First three agents are controlled by climatic conditions. They represent three states of matter: wind, that is gaseous; running water, that is liquid; glaciers, that is solid. The work of waves and groundwater is not controlled by climate. जो वेव एंड ग्राउंड वाटर का काम है वो क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है। हम पहले वेव्स का केस ले देते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट लोकेशनल एस्पेक्ट है, दैट इज़ द कोस्टल रीजन. सो कोस्टल रीजन विल डिटरमिन द कोस्टल रीजन लिखा है हमने, आप इसको ऐसे डिसाइड ऐसे कर लीजिए, अब पढ़ने में आसानी होगी. दैट लोकेशन विल डिटरमिन द एक्शन ऑफ वेव्स. तो जो एक्शन ऑफ वेव्स हैं डिटरमिन, इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पर हम जब लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इज अ कोस्टल लोकेशन. सेकेंड इज द केस ऑफ ग्राउंड वाटर. वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कंट्रोल्ड बाय द लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन. जो ग्राउंड वाटर का वर्क है वो लिथोलॉजिकल कैरेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा. लिथोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे इफ़ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सॉल्यूबल and if the water is available over there, then the karst topography develops. If we are talking about the limestone that is composed of calcium carbonate, तो फिर वो पानी के संपर्क में आके वो पानी जो कि केमिकली एक्टिव वाटर है, जो कि जिसमें एक वीक कार्बोनिक एसिड से क्रिएट हो रखा है, तो अब वो एक्टिव सॉल्वेंट बन गया है. इस पानी के संपर्क में जब कैल्शियम कार्बोनेट आएगा तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, और जब वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा तो फिर अल्टीमेटली वो कास्ट टोपोग्राफी हो जाएगी, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर डिपेंड क्या इंपॉर्टेंट कर रहा है, क्लाइमेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है या लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन. लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन इज इंपॉर्टेंट. इफ़ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सॉल्यूबल देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स. ये इरोजन के बारे में बताया गया है, इसको कंक्लूड कर देते हैं हम. इरोजन इज़ द प्रोसेस वेयर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल फोर्सेस. तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, नेचुरल फोर्सेस के द्वारा रॉक्स को तोड़ा जा रहा है. तो आप इस बात को समझिए कि इरोजन में यही फोर्सेस हैं जो रॉक्स को तोड़ती हैं. आप इरोजन को स्पीड फास्ट करते हैं अपने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से. तो जो मैन है अपने मैन मेड एक्शंस के कारण इरोजन के प्रोसेसेस को स्पीड फास्ट करता है, एड करता है. जैसे आपने पहाड़ों में डायनामाइट्स लगाए, टनल बनाई, उसको तोड़ा, कमज़ोर किया. आपने जो स्लोप्स का जो बॉटम है उसे तोड़ा, ख़राब किया, पहाड़ों से पेड़ हटाए, वेजिटेशन रिमूव की. ये सारी चीज़ों के कारण जो इरोजनल एजेंट्स हैं उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है मटेरियल को ब्रेक डाउन करने की, एक्वायर करने की, ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट करने की. लेकिन एक्चुअली में इरोजन का मतलब ही ये है कि जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन कर रही हैं. ठीक है, आप जा कर के किसी घर को तोड़ रहे हैं छैनी हथौड़ी से, आप जा कर के उस घर को हिल्टी मशीन से तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद उस मटेरियल को ट्रैक्टर ट्राली या हाथों में उठा करके कहीं ले जाके खड्डे में फेंक रहे हैं. तो ये इट्स नॉट अ नेचुरल फोर्स. तो ये कोई इरोजन नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन नहीं है. मतलब नदी के द्वारा लाए गए वो सारे पत्थरों को काट करके तोड़ कर क्रशर में बदला जा रहा है और फिर उसे उठा करके लाया जा रहा है और कहीं डाला जा रहा है किसी नींव में, किसी घर की बेसमेंट. तो वो इट्स नॉट इरोजन. नेचुरल फोर्स वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट. नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ये किया जाता है, तो दैट्स व्हाई इट्स इरोजन. सो इरोजन इज़ द प्रोसेस
वेयर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय द नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड, वाटर, ग्लेशियर्स। वाटर में वो दोनों ही आगे, रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर। फिर ग्लेशियर्स की बात तो वाटर में तीनों ही आगे, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, सी वेव्स, और फिर ग्लेशियर्स और वहाँ पर विंड। सम टाइप्स ऑफ इरोजन्स कौन से हैं? जैसे सबसे पहला केमिकल इरोजन। केमिकल इरोजन में मेन कहानी क्या है, जो रॉक है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ जाएगा। जैसे हमने अभी समझा लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल गया है, इसकी वजह से वो टूटेगा, इसकी वजह से वो बदलेगा। और यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है उसका डिसोल्यूशन हो जाना, वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन यहाँ पर मेन एस्पेक्ट है। लेकिन तो ये हो गया केमिकल इरोजन। तो लिखा है हमने द केमिकल इरोजन व्हेन अ रॉक्स केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजेस, उदाहरण लाइमस्टोन। अच्छा, दूसरा है फिजिकल इरोजन। फिजिकल इरोजन क्या है कि जब क्लास्टिक मटेरियल, खंडित मटेरियल, टूटा हुआ मटेरियल, पहली बात, या फिर दूसरी तरफ जब किसी चट्टान के मटेरियल को तोड़ करके, खंड में बदल करके, फ्रेगमेंट्स में बदल करके आप ले जा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं पर भी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब आपके सामने एक रेत का ढेर है, वहाँ से पानी आया, वो रेत के ढेर का एक हिस्सा अपने साथ एक्वायर करके ले गया और वहाँ जाके जमा कर दिया। वहाँ जो जमी हुई है वो भी रेत ही है, और जो यहाँ थी जहाँ से लेके गए वो भी रेत है, कोई बदलाव नहीं आया है इसमें। यहाँ पर आपके सामने एक सैंडस्टोन है, पानी आया उधर से, हवा आई उधर से, सैंडस्टोन को तोड़ा और तोड़ करके उसे हवा अपने साथ सस्पेंड करके या पानी अपने साथ सस्पेंड करके मटेरियल को आगे ले जा, वहाँ जमा कर दिया, तो वो सैंड ही जमा हुई है वहाँ पे, सैंडस्टोन ही वहाँ पर बनेगा दोबारा से। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव नहीं आता है। जो इरोजनल एजेंट्स हैं वो मैटर को फिजिकली इम्पैक्ट करके तोड़ते हैं, मैटर फिजिकली ब्रेक डाउन होता है, डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसका फिजिकल ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर। और फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब वो क्लास्टिक मटेरियल में, क्लास्टिक सेडिमेंट्स में बदल रहा है, और इसी क्लास्टिक फॉर्म में उसे यहाँ से उठा के वहाँ ले जाके जमा कर देना, जिसमें कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही रहती है। जिस मेन खंड से तोड़ा है वो दूसरा छोटा हिस्सा भी उसी खंड की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाएगा। ओके, छोटा पार्ट भी बड़े रॉक के ही केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाएगा। ये फिजिकल इरोजन है जो अक्सर आप देखते हैं। तो यही इरोजन मेनली पहाड़ों में, मैदानों में, नदियों के द्वारा की जाती है। रिवर अपने रिवर बेड को काटती है, काट करके मटेरियल ले जाती है, तो पहाड़ों को काट काट करके वहाँ से सारा का सारा सेडिमेंट लोड लेकर के आती है और मैदानी इलाकों में एलुवियल डिपॉजिट्स के रूप में उसको जमा कर देती है। दैट्स द सिस्टम। या फिर अपने बेड को काटती चली जाती है आगे मैदानी इलाकों में, तो वो फिजिकल इरोजन के तहत कवर होता है। फिजिकल इरोजन व्हेन रॉक ब्रेक्स डाउन बट केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज द कोस्टल इरोजन। तो ये हम जानते ही हैं, यहाँ पर सी वेव्स अपने एक्शन में हैं। सो व्हेन द सी वेव्स वियर्स अवे क्लिफ्स एंड बीच मटेरियल, तो जो वहाँ पर क्लिफ हैं या फिर बीच मटेरियल है, सी वेव्स आती हैं और उसे वियर अवे कर देती हैं, तोड़ करके ले जाती हैं। ग्राउंड वाटर इरोजन जो हमने अभी समझा, इस पर भी लाइमस्टोन का केस एप्लीकेबल होता है। व्हेन ग्राउंड वाटर डिजॉल्व्स अवे सॉलिड रॉक्स एंड फॉर्मिंग अ केव्स, तो जो ग्राउंड वाटर है वो एक सॉलिड रॉक में ग्राउंड वाटर है, वो धीरे 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 डिज़ोल्व कर रहा है सराउंडिंग रीजन को और फिर केव्स बनाते चला जा रहा है। तो इस तरह से केमिकल इरोजन, फिजिकल इरोजन, कोस्टल इरोजन, ग्राउंड वाटर इरोजन, ये कुछ टाइप्स हैं इरोजन की। चलिए डिपोजिशन के बारे में समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया मेन रोल काइनेटिक एनर्जी प्ले कर रही थी, उसके लिए मेन रोल ग्रेडियंट प्ले कर रहा था। ग्रेडियंट अगर जेंटल है और धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, रिवर का सेडिमेंट लोड भी बढ़ते चले जा रहा है, तो अल्टीमेटली रिवर को आगे बढ़ने के लिए कई रुख इख्तियार करने पड़ते हैं, जिनमें से एक रुख तो ये होता है कि वो अपना सेडिमेंट लोड, अपना बर्डन ख़त्म करती है, तो वो धीरे धीरे उसे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। इसको हम डिपोजिशनल एक्टिविटी या एग्रेडेशनल एक्टिविटी जानते हैं। जब भी इरोजनल एजेंट्स के द्वारा लैंड फॉर्म्स को वियर डाउन किया जाता है, डिसइंटीग्रेट, डिग्रेड किया जाता है, उसके रिलीफ को डाउन किया जाता है, ये ग्रेडेशन कहलाता है या डिग्रेडेशन कहलाता है। इट इज़ ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। लेकिन जब भी वो मटेरियल आगे जा कर के किसी बेसिन में, किसी पिट में या किसी लो लाइंग एरिया में जाके डिपॉजिट किया जाता है, ये एग्रेडेशन होता है। जैसे गंगा का मैदान एग्रेडेशनल प्लेन है क्योंकि वो एक डिपोजिशनल प्लेन है। इतनी बात समझ में आई? तो एक्चुअली में अब यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है क्योंकि ग्रेडियंट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इरोजनल एजेंट की ट्रांसपोर्टेशन की पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो फिर अपने आप ही वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका मतलब डिपोजिशन के लिए कोई अलग से एजेंट नहीं आते,
जैसे इरोजन के एजेंट के बारे में हमने पढ़ा है, डेपोजिशन के लिए देयर आर नो डिस्टिंक्ट एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो ताकत काइनेटिक एनर्जी की वजह से इरोजनल एजेंट्स को मिली है मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने की, ट्रांसपोर्ट करने की, जैसे जैसे उनकी वो ताकत छीण पड़ती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी और एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी, वो सेडिमेंट अपने आप ही डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा। ओके, और ये नियम है कि कोर्स मटेरियल पहले डिपॉजिट होता है और फाइन मटेरियल आगे जा कर के बाद में डिपॉजिट होता है। और इसका कारण एक यही है कि धीरे धीरे ग्रेडियंट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पहाड़ों से मैदान, मैदानों से सागर के किनारे तक जाते जाते, और जैसे जैसे ग्रेडियंट कॉम्प्रोमाइज़ होगा वैसे वैसे कैरिंग कैपेसिटी रिवर की कॉम्प्रोमाइज़ होगी और वैसे वैसे रिवर हैवी लोड को आगे ले जा पाने में अक्षम हो जाएगी, इनकेपेबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जितना बड़ा बोल्डर है उसे उतना आगे ले जाने के लिए उतना उस पर बल लगाना पड़ेगा, उतना बल लगाने के लिए उतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, उसके लिए उतना ढलान चाहिए, उतना पानी भी, वॉल्यूम भी चाहिए, वेग चाहिए। समय के साथ साथ ढलान कम होती जाती है, उसका एनर्जी कम होती जाती है, बल कम हो जाता है, फोर्स, और फिर वो पत्थर वहीं पे रुक जाता है। तो सबसे पहले बोल्डर रुक जाएंगे, उसके आगे जा कर के देखेंगे तो कॉबल्स रुक जाएंगे, उसके आगे जाके पेबल्स रुक जाएंगे, उसके आगे ग्रेवल्स रुक जाएंगे, उसके आगे सैंड रुक जाएगी, उसके आगे सिल्ट, और फिर आगे जा कर के आपको मिलेगी क्ले। तो क्ले इन सब में सबसे फाइन पार्टिकल है, इसलिए वो आगे जा कर के उसके डिपॉजिट्स होते हैं। जैसे जैसे आप पंजाब से हिमालय की तरफ जाते जाएंगे तो आपको पहले पंजाब के इलाकों में आपको सिल्ट भी नज़र आएगा, वैसे ज़्यादा डोमिनेंस सैंड का नज़र आएगा। ऊपर चलते जाइए, धीरे धीरे आपको ग्रेवल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, फिर पेबल्स आ जाएंगे, फिर कॉबल्स, और फिर बड़े बड़े बोल्डर नदियों के किनारे पड़े होंगे। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो डेपोजिशन के लिए कोई डिस्टिंक्ट एजेंट रोल प्ले नहीं करता, वो जो इरोजनल एजेंट ही हैं वही एजेंट हैं डेपोजिशन के भी, टेक्निकली सोचा जाए तो। विंड जब अपनी ट्रांसलोकेशन की कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो फिर वो विंड ही जिम्मेदार है इस चीज़ को डिपॉजिट कराने के लिए, क्योंकि आप यही कहेंगे कि ये डेपोजिशन विंड एक्शन से हुई, क्योंकि विंड ही उस मटेरियल को कहीं से एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लाई और उसी ने छोड़ा है। तो आपसे पूछा जाएगा ये चिट्ठी कौन छोड़ के गया है, तो आप कहेंगे कबूतर, क्योंकि कबूतर अब इसके आगे उड़ नहीं पा रहा है। समझ में आई ना बात? जबकि कबूतर आगे उड़ पाता तो चिट्ठी ले जाता। तो इसका मतलब चिट्ठी ये बोलेगी कि कबूतर कौन होता है मुझे लाने वाला, कबूतर तो आगे और उड़ नहीं पाया इसलिए मैं यहाँ छूट गई। तो इसके लिए चिट्ठी के लिए, डिपोजिशन के लिए कोई खास विशेष एजेंट नहीं होता। जो एजेंट इरोजन के हैं वही एजेंट बन जाते हैं डिपोजिशन के भी ऑटोमेटिकली, जब वो आगे ट्रांसपोर्टेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। ये कहानी। सो डिपोजिशन इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। डिपोजिशन इज़ नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी डिस्टिंक्ट एजेंट। आंसर क्वेश्चन इज़ वाई, उसका आंसर मैं आपको कर चुका हूँ। इतनी बात क्लियर हुई। इसके विषय में किताब का कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो किताब में लिखा है वो यहाँ पर मैंने ज़रूरी सारा लिख ही दिया है। इरोजन क्लियर, डेपोजिशन क्लियर, इरोजनल एजेंट्स क्लियर, इसकी मास मूवमेंट से, मास वेस्टिंग से क्या फ़र्क है वो क्लियर हो गया हमें। ये सारी बातें हमें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब हम इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस के मेन बॉडी ऑफ कंटेंट को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसी से आगे वेदरिंग से रेगोलिथ मटेरियल और वही आगे सॉइल बनाने के लिए ज़िम्मेदार है, तो हमें पहुंचना भी वहीं तक है, हमें सॉइल ही को समझना भी है, क्योंकि मनुष्य उससे प्रभावित है, इसलिए हम इतने सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं। हमें फॉरेस्ट देखने, हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें सरफेस की स्टेबिलिटी देखना है, लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को स्टडी करना है कि किस तरह की लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस हो सकती है, तो सॉइल को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं, सॉइल कैसे डेवलप होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम कंटेंट मेन बॉडी से आगे इसी चैप्टर के अंदर गिवन सॉइल का जो कंटेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब मैं सॉइल के बारे में लिखने जा रहा हूँ। चलिए अब हम आगे इसी कंटिन्यूटी में सॉइल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के चैप्टर में सॉइल क्यों ही डाला होगा? इसलिए डाला इस चैप्टर में इस कंटेंट को, क्योंकि मेनली वेदरिंग से भी एसोसिएटेड है। ये एरोजन के वाया जो सेडिमेंट ले जाए जाते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट किया जाता है, उससे भी जुड़ा है ये। तो इसी में कवर किया गया है ऑथर के द्वारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले जब हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मेन बातें कुछ समझनी है। वो क्या? कुछ टर्म्स हैं जो हम समझेंगे पढ़ते हुए। सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है, डायनेमिक मीडियम जिसमें एक्टिविटीज़ होती जा रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, दैट जो स्टैटिक नहीं है, जो डायनेमिक है।
वाई इट इज़ डायनेमिक मीडियम? बिकॉज मीडियम क्यों कहा पहले हमने, माध्यम क्यों कहा हमने? मीडियम है जिसके वाया न्यूट्रिशन एक्सचेंज होगा, मीडियम है जिसके वाया एयर एक्सचेंज होगी, मीडियम है वाटर एक्सचेंज होगा। पहले हासिल होगा, न्यूट्रिशन मिलेंगे कहीं से, पानी मिलेगा कहीं से, एयर मिलेगी कहीं, फिर जाएगी कहीं को। तो जैसे पेरेंट रॉक से क्या मिलेगा, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। जैसे सब सरफेस से पानी मिलेगा, रेनफॉल से इनफिल्ट्रेट होके पानी मिलेगा, जैसे एटमॉस्फेयर से एयर मिलेगी, और इसी तरह से अल्टीमेटली ये फिर प्लांट में जाएगी, ये इवेपोरेट होगी पानी या इवेपो ट्रांसपीरेट होगा पानी। तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, एक्सचेंज ऑफ वाटर, एयर। सो इट्स अ मीडियम, ओके। तो ये एक डायनामिक मीडियम है। डायनामिक मीडियम क्यों है? क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। कॉन्स्टेंटली इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी के तहत बरो एनिमल्स इसको बरो करते रहते हैं, अपर लेयर ऑफ सॉइल को नीचे ले जाना, नीचे की लेयर ऑफ सॉइल को अपर ले आना। एयर का डीप पेनिट्रेशन हो पाता है इससे, वाटर डीप पेनिट्रेट हो पाता है इससे, ऑर्गेनिक मैटर भी डीपली जा पाता है। और नीचे की सॉइल जब ऊपर आती है तो जिसे एक्सपोज नहीं होना था टू द एजेंट्स ऑफ इरोजन, टू द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, अब वो भी एक्सपोज हो रही है। तो इस तरह से कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं, ख़त्म होते हैं। कई तरह के अदर ऑर्गेनिज़म्स भी, इंसेक्ट्स भी इसमें बनते हैं। टर्माइट्स हैं, एंट्स हैं, जो आएंगे, रहेंगे, कॉलोनाइज़ करेंगे इसको। तो कई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्रिएट होंगी, ओके। और ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। पेड़ों के पत्ते टूटते हैं, ग्रास मर जाती है, सूख जाती है, वो अल्टीमेटली बदल जाती है ह्यूमस में। ह्यूमस जो कि एक डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है। ह्यूमस ग्रीक लैटिन भाषा में अर्थ को कहा जाता है या ग्राउंड को कहा जाता है। सॉइल में ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सॉइल में ह्यूमस ही ये डिसाइड करता है कि सॉइल की, ज़्यादातर ये डिसाइड करता है, एक्सक्लूसिवली नहीं, कि सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगी। अगर ह्यूमस अच्छा खासा है तो वाटर ज़्यादा रिटेन होगा, अगर ह्यूमस अच्छा है तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा उस सॉइल को, पौधे को। तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन डिसाइड करना, सॉइल को अच्छा स्ट्रेंथ देना, सॉइल में मॉइस्चर रिटेन करना, ये सारी चीज़ें ह्यूमस की जिम्मेदारी। ह्यूमस बनता है जब प्लांट एंड एनिमल मैटर जो है वो डेड हो जाए और फिर उसका डिके हो, तो वो जो डिके हो जाता है मैटर, वो ह्यूमस में बदलने लग जाता है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। इसी तरह से फिज़िकल एक्टिविटी लगातार गोइंग ऑन। मैंने बताया एक सरफेस लेयर अंदर गई, नीचे से बाहर आई, टर्माइट्स ये कर रहे हैं या बरो एनिमल्स ये कर रहे हैं, या फिर फिज़िकल एक्टिविटी के तहत ये भी है, पानी अंदर जा रहा है, हवा अंदर जा रही है, नीचे से रिस्क के ऊपर आ रहा है कैपिलरी एक्शन के वाया। तो इस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी चलती रहेंगी। एयर का इम्पैक्ट है, वाटर का इम्पैक्ट है लगातार, और मैटर ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, मैटर बन भी रहा है, क्लम्प्स बन रहे हैं, ये सारा मैटर सॉर्ट आउट हो रहा है, सॉर्टिंग हो रही है। ऊपर के मैटर ऊपर रह रहे हैं, नीचे के मैटर नीचे के होराइजन्स में चले जा रहे हैं। इस तरह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यूसली हो रही हैं। केमिकल एक्टिविटीज़ होती चली जा रही हैं। पानी के साथ संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, और धीरे धीरे वो फिर उसमें डिज़ोल्व होकर के अपर लेयर से नीचे चला जा रहा है। तो वहाँ पर आपको इरोजन देखने को मिल रहा है ना। लाइमस्टोन जो है वो बदल जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। सेकंड, दूसरी तरफ बरसातें बहुत ज़्यादा हैं, न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होकर के अंदर की लेयर्स में चले गए, लीचिंग हो गई। तो इस तरह की केमिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत देखने को मिलती हैं। कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और अदर एनिमल्स, ऑर्गेनिज़म्स केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल मैटर को डिके करने के लिए। उसकी वजह से वो केमिकल एसिडिक होराइजन्स बना रहे हैं। तो ह्यूमिक एसिड क्रिएट हो रहा है, बैक्टीरियल एसिड क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें केमिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं। तो सॉइल एक बहुत ही डायनेमिक मीडियम है जिसमें कंटिन्यूसली